गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। आज हम फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बारे में स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके बेसिक रीजंस क्या थे, कौन से फैक्टर्स थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इसको मैंने क्लासिफाई किया है कुछ पोर्शंस में। जैसे हम पॉलिटिकल रीजंस देखेंगे, राजनीतिक कारण, वहां का समाज कैसा था उसको देखेंगे, किस तरह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिवाइड थे, क्यों लोगों में असंतोष था उस चीज को देखेंगे, किस तरह से समाज में जो मिडिल क्लास है उसने रेवोल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उस चीज को समझेंगे, और लोगों को मोटिवेशन कहाँ से मिली। इन सब 5 पॉइंटों को हम इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीजंस में समझेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के लिए ये 5 कारक उत्तरदायी थे, रिस्पॉन्सिबल थे। तो आइए हम देखते हैं 18वीं शताब्दी में फ्रांस की स्थिति कैसी थी, या हम यूं कहें कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से थे। मींस 18th सेंचुरी का फ्रांस कैसा था, प्लस सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये एक ही पॉइंट है, एक ही टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसका पहला पॉइंट हम देखते हैं पॉलिटिकल स्टेटस, राजनीतिक स्थिति, यानी फ्रांस में शासन की क्या स्थिति थी। फ्रांस में आज की तरह डेमोक्रेसी नहीं थी, जैसे आज भारत में डेमोक्रेसी है उस तरह से फ्रांस में डेमोक्रेसी नहीं थी। तो फ्रांस में क्या था, फ्रांस में था मोनार्की, राजतंत्र, राजा का शासन, और वहां का राजा लुई 16 था जो कि 1774 में गद्दी पर बैठा। ये बुर्बन वंश से था और ये 20 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। इन सब पर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। जब वो गद्दी पर बैठा, जब वो राजा बना, तो वहां का जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, वो बिल्कुल खाली था। इसके क्या रीजंस थे? इसके रीजंस थे कि राजा ने बहुत लंबे और पुराने जो पिछले जो राजा थे उन्होंने बहुत युद्ध लड़े, कॉन्टिन्यू वार्स लड़े, और युद्ध में किसी का भी भला नहीं होता। युद्ध में जन धन की अत्यधिक हानि होती है। इसके अलावा जो वर्साय है उसमें जो विशाल महल हैं और दरबार की जो शानो शौकत है, उन सब पे राजा ने खूब पैसे खर्च किए। और इसी के साथ साथ अमेरिका के 13 जो राज्य थे उन पर ब्रिटेन का अधिकार था, यानी ब्रिटेन की वो कॉलोनी थे, ब्रिटेन ने उन पे अधिकार कर रखा था। और वो जो कॉलोनीज थी उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ आजादी के लिए युद्ध शुरू कर दिया, और इस युद्ध में फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ उनकी मदद की। और इस युद्ध में फ्रांस में जो राजा था उसने 10 अरब लिवरे, लिवरे फ्रांस की करेंसी है, फ्रांस के राजा के 10 अरब लिवरे जो हैं वो खर्च हुए। यानी कुल मिला के हम बात करें कि खजाना ऑलरेडी खाली था, साथ ही साथ जो राजा था उसकी पॉलिसीज कोई अच्छी नहीं थी, वो युद्धों में पैसा खर्च कर रहा था, वो दरबार की शानो शौकत में पैसा खर्च कर रहा था। और फ्रांस का जो राजा था वो अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका पहुंचकर उसने जो 13 स्टेट्स हैं उनको ब्रिटेन के खिलाफ मदद की। इन सब में उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया, और उसने पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनता की भलाई के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। राजा पे जो कर्जा था टोटल 12 अरब लिवरे था। लिवरे मैंने बताया फ्रांस की करेंसी है। 2 अरब लिवरे जब वो गद्दी पर बैठा तब उसके ऊपर पहले से चढ़ा हुआ कर्जा था, और 10 अरब लिवरे जो था वो यूएसए में, यानी जो 13 स्टेट्स हैं अमेरिका के, उनकी आजादी की लड़ाई में मदद करने के कारण उस पर कर्जा चढ़ गया। यानी टोटल उस पर 12 अरब लिवरे कर्जा था। अभी कर्जादाता कौन थे, कर्ज देने वाले लोग कौन थे? तो जो कर्जदाता थे वो ही फ्रांस के समाज के धनी और उच्च वर्ग के लोग थे। उन्होंने राजा को कर्ज दे रखा था, वो मनी लेंडर्स थे, एंड दे आर डिमांडिंग 10% इंटरेस्ट ऑन देयर लोन। वो अपने जो पैसा राजा को दिया है उस पर 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्रांस में सिर्फ टैक्स जो पे करता था वो समाज का एक ही भाग, एक ही ग्रुप करता था, जिसे थर्ड एस्टेट कहा गया। केवल थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स हैं वही टैक्स पे करते थे। ये थर्ड एस्टेट के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं।
अब एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, प्राचीन राजतंत्र या ओल्ड राइम। प्राचीन राजतंत्र शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? फ्रांस में 1789 से पहले की जो स्थिति है, पहले का जो समाज है जो कई भागों में बटा हुआ है, पहले के जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक चर्च एंड मोनार्क, उनके लिए फ्रेंच सोसाइटीज एंड इंस्टीट्यूशन बिफोर 1789 जो हैं, उनके लिए शब्द इस टर्म का यूज किया गया है। ओके, ये देखिए, हम देखते हैं कि फ्रांस की जो सोसाइटी है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सोशल कंडीशन, सोशल स्टेटस की तरफ। फ्रांस का जो समाज है उसका स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरी होल सोसाइटी 3 एस्टेट्स में, 3 ग्रुप्स में बटी हुई थी, जिसे एस्टेट्स कहा गया। फर्स्ट एस्टेट्स जिसमें पादरी वर्ग यानी क्लर्जी आते थे, जो रिलीजियस वर्क करते थे, जो चर्च में रहते थे, चर्च से रिलेटेड थे, लोगों को धार्मिक शिक्षा देते थे। सेकंड जो ग्रुप है वो थे कुलीन वर्ग, नोबल्स जो राजा की राजकाज में मदद करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में। और थर्ड जो ग्रुप है वो कॉमन पीपल थे, और कॉमन पीपल जो थे उनमें भी 3 ग्रुप्स बटे हुए थे। जो सबसे ऊपर थे वो बहुत ही रिच लोग थे, बड़े व्यवसायी, ट्रेडर्स। सेकंड में किसान और कारीगर, और थर्ड में बहुत ही लेस प्रॉस्पेरियस पीपल, गरीब लोग शामिल थे। तो इसे फ्रांस की सोसाइटी 3 वर्गों में बटी हुई थी। आइए देखते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस। तो फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था, जिन्हें एस्टेट्स कहा गया, डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। तो जो प्रथम स्टेट्स है, पहला स्टेट्स, उसमें जो लोग शामिल थे उन्हें पादरी वर्ग कहा गया, यानी क्लर्जीज, जो रिलीजियस वर्क करते थे चर्च में। समाज में इनकी फर्स्ट पोजीशन थी, पहला स्थान। इन्हें बर्थ राइट्स प्राप्त थे, जन्म से कुछ विशेष अधिकार, यानी ये कर से मुक्त थे, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, ये कर नहीं चुकाएंगे। और इसके अलावा वो समाज के जो लोग हैं किसान, उनसे उनके उपज का, खेती का 10% हिस्सा टैक्स के रूप में भी वसूल करते थे, जिसे कहा गया टाइथ या टैक्स। ये 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था। तो पहला वर्ग ये था। दूसरा जो ग्रुप था वो सेकंड स्टेट्स, उसे सेकंड स्टेट्स कहा गया, जो कि कुलीन वर्ग था, जिसमें नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे, जो राजा के दरबार में एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी हेल्प करते थे। इसका समाज में सेकंड पोजीशन थी। इनको भी बर्थ राइट्स, जन्म से कुछ विशेष अधिकार थे कि इस वर्ग में जिसने जन्म लिया उस व्यक्ति को समाज में दूसरा स्थान प्राप्त रहेगा, वो टैक्स से फ्री रहेगा, उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना। और ये ग्रुप जो था वो राज्य की तरफ से एक कर वसूल करता था, जिसे टाइल कहा गया। कॉमन पीपल से ये एक टैक्स वसूल करता था, डायरेक्ट टैक्स था ये, प्रत्यक्ष कर, जिसे टाइल कहा गया। इसके अलावा ये कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लेते थे, जैसे जो डेली कंजम्पशन की चीजें होती हैं, जैसे नमक, तंबाकू जैसी चीजें, उन पर भी ये टैक्स लेते थे। और इन टैक्स के अलावा ये कुछ सर्विसेज भी लेते थे कॉमन पीपल से। बेसिकली किसान ही कॉमन पीपल का अधिकांश हिस्सा थे, तो उनसे कुछ सर्विसेज, सेवाएं भी लेते थे, जैसे मिलिट्री सर्विसेज, सैन्य सेवाएं, कुछ अपने हाउस होल्ड सर्विसेज, सड़क बनाने का काम, फेंसिंग यानी बाड़ आदि बनाने का काम, इस तरह की सर्विसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे लिया करते थे। अब बारी आई थर्ड एस्टेट की, यानी तीसरा जो ग्रुप था उसे थर्ड एस्टेट कहा गया। उसमें कॉमन पीपल शामिल थे, कॉमन लोग, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा चार्ट के माध्यम से। ये फर्दर 3 भागों में बटा था। पहला भाग है उसमें व्यवसायी यानी बिजनेसमैन, व्यापारी यानी मर्चेंट्स, और कोर्ट ऑफिशियल यानी कोर्ट में काम करने वाले, अदालत में काम करने वाले कर्मचारी और वकील शामिल थे। दूसरा जो भाग था इसमें वो किसान और कारीगर्स का यानी पीजेंट्स और आर्टिशंस का था। और जो तीसरा वर्ग था वो था छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकरों का। तो प्यारे बच्चों, ये जो ग्रुप था ये बहुत ही ज्यादा गरीब वर्ग था। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक स्टेटस कि जो फ्रांस में जो रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, उनका डिवीजन किस प्रकार था। क्या लोग जो थे उनको इक्वल डिवीजन था, वो गरीब थे, अमीर थे, किस तरह से थे, उनकी कंडीशन, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा था उनका। तो बताया कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन है 1715 में वो 23 मिलियन थी, जो कि 89 में बढ़कर 28 मिलियन हो गई, यानी पॉपुलेशन कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है।
और ये जो पॉपुलेशन है उसके 90% लोग जो हैं वो क्या हैं, पीजेंट्स हैं, किसान हैं। तो अब आप समझिए कि केवल 10% लोग ही हैं जो अदर वर्क करते हैं, जो नोबल्स में आते हैं यानी कुलीन हैं, जो क्लर्जीज हैं, और जो थर्ड स्टेट के रिच पीपल हैं यानी जो खेती नहीं करते, जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं। तो 90% लोग किसान हैं और जो पूरा फ्रांस है उसकी 60% जो लैंड है उस पर या तो नोबल्स का राइट है, कुलीन का या क्लर्जीज का है, या जो थर्ड स्टेट के सबसे अमीर जो लोग थे, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, उनका अधिकार है। यानी केवल 40% जमीन पर ही इन 90% लोगों का अधिकार है। यानी कुल मिला के इन लोगों के पास ना के बराबर रिसोर्सेज है, यानी इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई जॉब नहीं है, और इसके अलावा इन्हें टैक्स भी पे करने हैं, यानी इनकी कंडीशन बहुत ही खराब है। तो हम देखें कि जो राज्य था, स्टेट, उसको जो भी फाइनेंशियल उसकी जो जरूरतें होती थी, जो वित्तीय कामकाज के लिए जितना भी पैसे की जरूरत होती थी किसी भी काम के लिए, वो सारा पैसा टैक्स के माध्यम से केवल थर्ड एस्टेट्स यानी आम जनता से वसूल किया जाता था। तो इसका मतलब कॉमन पीपल की जो कंडीशन है वो बहुत खराब थी, और थर्ड एस्टेट में वो ग्रुप्स जो बहुत ही गरीब थे उनकी कंडीशन तो और भी ज्यादा वर्स्ट थी। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में एक नई सिचुएशन पैदा होती है जिसे कहा गया जीविका संकट या सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जीविका संकट क्या है? यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे जीवित रहने के न्यूनतम साधन, कम से कम जो साधन हमें जीवित रहने के लिए जरूरी हैं, वो भी खतरे में पड़ जाए, वो भी हमें अवेलेबल ना हो। ऐसी कंडीशन को कहा गया जीविका संकट, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ अ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। सो अब जो थर्ड स्टेट था वो बहुत ही ज्यादा समस्या से घिर चुका था, हैंड टू माउथ हो चुका था। ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे लिवरे, यानी फ्रांस की मुद्रा को लिवरे कहा गया जो 1794 में समाप्त हो चुकी थी। एस्टेट्स यानी फ्रांस के समाज और उसकी हैसियत को रिप्रेजेंट करने वाली टर्म है ये। पादरी वर्ग यानी क्लर्जी, जो चर्च से जुड़े हुआ ग्रुप था, जो रिलीजियस वर्क करता था। टाइथ यानी चर्च जो कॉमन पीपल से, किसानों से जो टैक्स वसूल करता था, जो उनके प्रोडक्शन का 10वां हिस्सा होता था। टाइल जो कर स्टेट द्वारा डायरेक्ट लिया जाता था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न इट। देन हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं कि ये स्टेट को रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह से जो स्टेट है, राजा और उसके जो ग्रुप्स हैं, किस तरह से वो कॉमन पीपल को टॉर्चर कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, उसके सारे रिसोर्सेज को छीन रहे हैं, उससे कैसे सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मध्यम वर्ग जो है, किस तरह से मध्यम वर्ग ने इस क्रांति में अपना रोल प्ले किया। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बताऊं कि क्या आपको लगता है कि फ्रांस के लोगों ने 1789 में ही पहली बार रेवोल्यूशन किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले भी बहुत बार जब भी राजा ने टैक्स बढ़ाने की कोशिश की या कभी अकाल पड़ा तो बहुत बार लोगों ने विद्रोह किया, बट उन्हें सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनके पास सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस करने के लिए कुछ भी बुनियादी जो चेंजेस करने हैं, बेसिक जो चेंजेस करने हैं, उनके लिए कोई भी उनके पास प्लानिंग नहीं थी, कोई भी साधन और प्लानिंग रिसोर्सेस नहीं थे। यानी अगर वो राजा का शासन हटाते हैं तो समाज यानी सोसाइटी में क्या बेसिक चेंजेस करेंगे, इकोनॉमी में क्या चेंजेस करेंगे, जो टैक्सेस हैं उनमें क्या चेंजेस करेंगे, रिसोर्सेज को डिवीजन कैसे करेंगे, इन सब के लिए उनके पास कोई प्रोग्राम, कोई मीन्स यानी कोई साधन और कार्यक्रम, कुल मिलाकर कोई योजना नहीं थी जिससे वो कुछ बेसिक चेंजेस ला सके सोसाइटी में। इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार क्या था? इस बार इसकी जो जिम्मेदारी थी वो थर्ड एस्टेट के जो रिच और एजुकेटेड पर्सन हैं, जो शिक्षित और समृद्ध लोग हैं, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और उनके पास कुछ फिक्स्ड प्लान, कुछ पॉलिसीज थी, कुछ प्लानिंग्स थी कि किस तरह से सोसाइटी में चेंज करना है और
इस वर्ग को कहा गया मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास। यानी ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि 18th सेंचुरी में फ्रांस में एक नए सामाजिक वर्ग, न्यू सोशल ग्रुप अराइज हुआ, उसको क्या कहा गया? उसे मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास कहा गया। यह मध्यम वर्ग अमीर भी था और शिक्षित भी, इसके पास नॉलेज भी था। तो प्यारे बच्चों, इस मिडिल क्लास वर्ग ने जो इंटरनेशनल ट्रेड है, समुद्र पारीय व्यापार जो है, उससे खूब पैसा कमाया। और किस चीज का व्यापार करते थे? ऊनी रेशमी जो कपड़े हैं उनका व्यापार किया जाता था। और इसमें बेसिकली सौदागर, व्यापारी और वकील लोग शामिल थे। और ये लोग जन्म से जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, नोबल्स को, उसके खिलाफ थे। सो देवर अगेंस्ट द बर्थ राइट्स। और इसलिए उन्होंने इस बार क्रांति की जिम्मेदारी संभाली और इस बार क्रांति लगभग सफल रही। आगे देखिए, 5th पॉइंट हम देखते हैं कि फ्रांस के लोगों को मोटिवेशन कहाँ से मिला। तो अनेक फिलोसफर्स थे, बहुत सारे दार्शनिक थे, जिनके थॉट्स ने, जिनके विचारों ने लोगों को प्रेरित किया। इनमें से कुछ प्रसिद्ध जो दार्शनिक है उनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। जैसे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इस पुस्तक का एक विचार बहुत ही प्रसिद्ध रहा लोगों में, यानी ये बुक लोगों में बहुत ही पॉपुलर रही। इसमें दिया गया विचार भी बहुत पॉपुलर रहा। इसमें विचार ये दिया लॉक ने कि राजा जो है उसको जो डिवाइन राइट है, डिवाइन ओरिजिन, कि राजा देवता की संतान है, राजा कॉमन पीपल जैसा नहीं है, कॉमन लोगों से दूर है, कॉमन लोगों से अलग है, वो राजा, उसको देवता की शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसी जो भ्रांतियां थी जो राजा लोग अक्सर फैलाते थे, वो जो उसकी दिव्य शक्तियां, दिव्य ओरिजिन, डिवाइन ओरिजिन जो था, प्लस जो निरंकुश अधिकार, यानी राजा के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं था, वो मन मर्जी से डिसीजन लेता था। तो इस तरह की जो राजा शासन करता था, अपनी पावर को एक्सरसाइज करता था, इनका उसने विरोध किया। यानी कुल मिला के राजा भी एक कॉमन पीपल है और उसके पास कोई ऐसा राइट लेने का अधिकार नहीं है जिसके खिलाफ पब्लिक हो, यानी पब्लिक वेलफेयर में ही उसे डिसीजन लेने चाहिए। दूसरा हम बात करें मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में उसने जो गवर्नमेंट है उसके डिवीजन की बात की कि गवर्नमेंट की पावर सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। किसी भी एक इंस्टीट्यूशन एक व्यक्ति के हाथों में सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आज हमारे देश में डेमोक्रेसी में हमारी पावर डिवीजन है, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका यानी जुडिशरी के बीच, उसी तरह से उन्होंने उस समय ये बात की थी कि सारी पावर राजा के हाथ में केंद्रित न होकर सरकार की शक्तियां इस तरह संस्थाओं में बटी होनी चाहिए ताकि जनता के हित में शासन किया जा सके। तो ये विचार भी लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। और तीसरे हम बात करें जेन जॉक रूसो के बारे में। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर रही। इसमें भी राजा के जो डिवाइन ओरिजिन और उसके निरंकुश अधिकार है उनका विरोध किया। रूसो ने बताया कि जो जनता है उसके और उसके प्रतिनिधियों के बीच में, यानी जो शासन चलाने वाले लोग हैं उनके और पब्लिक के बीच में ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही सरकार होनी चाहिए। यानी कुल मिला के सरकार की मतलब जो जनता है उसकी सहमति के आधार पर ही सरकार होनी चाहिए। कोई भी सरकार ऐसी नहीं हो सकती जो जनता पे मनमर्जी करे। रूसो ने एक फेमस नारा या एक विचार दिया। उसने बताया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु हर स्थान पर बंधनों से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। Men are born free, yet everywhere are in chains। तो उसने क्या किया, उसने समाज के जो फिक्स्ड जो रूल्स है उनको चैलेंज किया। यानी इंसान स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वो बंधा हुआ है, यानी उसे थोड़ा फ्रीडम होना चाहिए, उसे अपनी राइट्स प्राप्त होनी चाहिए। तो इन सब विचारों ने लोगों को बहुत मोटिवेट किया। तो मोटिवेशन में पहला पॉइंट था फिलोसफर्स का और दूसरा पॉइंट है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। यानी अभी हमने देखा था शुरू में कि अमेरिका पर ब्रिटेन का अधिकार था, अमेरिका के 13 राज्यों पर
ब्रिटेन ने कॉलोनी बना रखी थी, ब्रिटेन ने अधिकार कर रखा था, और वहां के लोगों ने 1776 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया, जिसमें फ्रांस ने भी उनकी मदद की और वो आजाद हो गए ब्रिटेन के खिलाफ। उन्होंने अपना एक देश बना लिया, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आज वर्ल्ड पावर है। और न केवल आजाद हुए बल्कि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने अब सिटीजन राइट्स दिए, यानी नागरिक अधिकार। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और सिटीजन राइट्स दिए। तो फ्रांस के लोगों का यूरोप के लोगों तक ये विचार पहुंच रहे थे। यूरोप के लोग इससे प्रेरित थे कि किस तरह से अमेरिका के लोगों ने दूसरे देश के खिलाफ संघर्ष किया, किस तरह से उन्होंने एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और कैसे वहां की पब्लिक को कुछ स्पेसिफिक राइट्स प्रदान किए गए हैं। तो इन सब विचारों ने, ये सब विचार उनके लिए, फ्रांस के लोगों के लिए बहुत ही क्रांतिकारी थे। फ्रांस के लोग जहां भी मीटिंग करते, बैठते, कॉफी हाउसेज में, सैलून्स में, वहां इन सब पर बहुत गर्मागर्म बहस होती। ये आइडियाज बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो रहे थे, प्रचार हो रहा था। लोग इनको जोर जोर से, मीन्स इनको पढ़ के सुना रहे थे, मीटिंग्स में डिस्कस कर रहे थे, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी सुनकर ये विचार, ये जो नए आइडियाज हैं इनको ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार जो लोग हैं उनमें नए आइडियाज स्प्रेड हो रहे थे। लोग सिस्टम से परेशान थे, लोग पॉलिटिकल सिस्टम से परेशान थे कि राजा की नीतियां अच्छी नहीं है, सोसाइटी स्टेटस से परेशान थे कि समाज 3 वर्गों में बटा है, सबको एक समान अधिकार नहीं है। लोग इकोनॉमिक डिवीजन से परेशान थे कि रिसोर्सेज का जो डिवीजन है वो इक्वल नहीं है, और इसमें जो मध्यम वर्ग है उससे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और साथ ही साथ जो फिलोसफर्स हैं और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इन्होंने भी लोगों को जागरूक करने में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। तो इस बार जब राजा ने नए कर लगाने की बात की, तो जो लोग हैं उन्होंने इस कर और राजा की जो स्पेशल राइट्स वाला ये जो सिस्टम है कि समाज के कुछ लोगों को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, उसके खिलाफ लोग भड़क उठे और लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा ये वीडियो एंड होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।